अब हमारा टॉपिक है फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश का क्या मतलब है? जैसे कि इसे एक सामान्य उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यह एक ओजोन अणु है और ओजोन अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं और प्रत्येक के संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब सहसंयोजक आबंध के पश्चात अब हमारा टॉपिक है फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश क्या है पहले ये जान लेते हैं। जैसा कि कभी कभी क्या होता है कि किसी सहसंयोजक अणु में आबंधन के पश्चात भी परमाणुओं का अष्टक पूरा नहीं हो पाता। अष्टक पूरा करने की प्रक्रिया में या अस्थायी संरचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक परमाणु द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन आवश्यकता के अनुसार दूसरे परमाणु को दिया जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक परमाणु का अष्टक तो पूरा हो जाता है, किंतु इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप परमाणुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी आवेश को हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। और फॉर्मल आवेश किसी भी परमाणु पर आवेश पृथक्करण को प्रकट नहीं करता, अर्थात वास्तविक आवेश को प्रदर्शित नहीं करता। यह केवल उस आवेश को प्रदर्शित करता है जो अष्टक पूरा करने के उद्देश्य से एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया गया हो। तो आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे ओजोन अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु हैं और प्रत्येक के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर? ऑक्सीजन अणु का अब लुईस संरचना देखते हैं कुछ इस प्रकार से। क्लियर? प्रत्येक तत्व के प्रत्येक परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 है तो इसलिए यह 2 बंध बनाएगा। क्लियर होगा? दूसरी बात यह है कि अभी देखते हैं कि परमाणु ऑक्सीजन परमाणु पहले ऑक्सीजन परमाणु के 2, 4, 2, 6 और 2, 8 संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, अष्टक पूरा। अब दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर 2, 4 और 4, 8 इसके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका भी अष्टक पूरा। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं। अब ये ऑक्सीजन नहीं आबंधित है, इससे किसी भी ऑक्सीजन परमाणु से नहीं आबंधित है, नहीं इसका अष्टक पूरा है। इस स्थिति में आबंधित करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। क्लियर हो गया? अब यहां पे ध्यान ये देना है, इसके बाह्य कोश में 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्य कोश में 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 5, 7, 9 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अभी देखिए 9, 7, 16, 2, 9, 7, 16, 2, 19, 2, 21, 2, 23 और 2, 25 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन कुल मिलाकर के 18 और चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कुल मिलाकर के 24 इलेक्ट्रॉन आबंधन के पश्चात सबके बाह्य कोश में होना चाहिए, लेकिन ये संख्या इससे ज्यादा है। तो अभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन का दूसरे ऑक्सीजन परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है तीसरे ऑक्सीजन परमाणु में। जब ट्रांसफर हो जाता है तो ऑक्सीजन परमाणु पर एक धनावेश और यहां पर एक ऋणावेश उत्पन्न होता है। इसे ही हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। ध्यान रखें कि ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित आवेश ऑक्सीजन परमाणु का वास्तविक आवेश नहीं है। यह आवेश केवल तभी उत्पन्न हुआ है जब परमाणुओं का अष्टक पूरा करना था और बंध को सहसंयोजकी ही दर्शाना था। ध्यान रखें, फॉर्मल आवेश संकल्पना, इसको मैं नोट करके लिख देता हूं यहां पर। फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट
केवल सहसंयोजकीय गुण पर ही आधारित है। क्लियर? फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट केवल सहसंयोजकीय गुण पर ही आधारित है। इसलिए हम यहां पर चाहते तो हम यहां पे बहुत इजीली यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता, लेकिन ये बॉन्ड हम लोग नहीं दर्शा सकते क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और हमको हमेशा फॉर्मल चार्ट में यह दर्शाना होता है कि बंध पूर्णतः सहसंयोजकीय प्रकृति का। यह दर्शाना, ये हमारा लिमिटेशन है, ये हमें दर्शाना ही है और अष्टक को पूरा करना ही है। तो इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर हो जाता है, जिससे आवेश उत्पन्न होता है। इसी आवेश को हम फॉर्मल आवेश कहते हैं। किसी परमाणु पर किस प्रकार से फॉर्मल आवेश की गणना की जाती है, आइए देखते हैं। फॉर्मल आवेश बराबर आबंधन के पूर्व संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस आबंधन के पश्चात संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई चीज? अब आबंधन के पूर्व कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ऑक्सीजन परमाणु में। अभी क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु 1 पर कितना फॉर्मल आवेश है। आबंधन के पूर्व संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हैं। आबंधन के पश्चात देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? 0 हो गया। अब वहीं दूसरे कंडीशन में ऑक्सीजन परमाणु 2 पे देख लेते हैं। आबंधन के पश्चात 1 2 3 4 5, ये एक एक बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 प्लस एक फॉर्मल चार्ज। आबंधन के पश्चात देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्ड का यहां 7 नेगेटिव। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे यह कैलकुलेशन किया जाता है, फॉर्मल आवेश कैलकुलेशन। लेकिन एनसीईआरटी किताब में एक दूसरा फॉर्मूला रखा गया है। आइए उस फॉर्मूले को देख करके हम लोग प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश निकालने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि परमाणु 1 पर फॉर्मल आवेश कितना है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार तो आप देखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहता है 6 होता है ऑक्सीजन में। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कहता है। आबंधन के पश्चात जितने भी इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में बच जाते हैं उसे हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं और इसकी संख्या है 4। क्लियर? अब क्या करते हैं, आइए एनसीईआरटी में दिए गए इस समीकरण के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल आवेश निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग देखें ऑक्सीजन परमाणु 1 पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। कभी भी ऑक्सीजन के पास 6 ही संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे आबंधन से पूर्व, यह ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा, एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। एकाकी इलेक्ट्रॉन यहां पे 1 2 3 4 है।
एकाकी इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के पश्चात संयोजी कोश में बच जाते हैं। -1/2 सभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या, दो बंध बना है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉन भाग लिए हैं, तो कुल मिलाकर के 6 -4 6 -4 -2 = 0। तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे एक भी फॉर्मल आवेश नहीं, शून्य फॉर्मल आवेश है। अब हम लोग ऑक्सीजन नंबर 2 पे देखते हैं। 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 3 बंध बने हैं ऑक्सीजन 2 द्वारा, इसका मतलब 6 साझे वाले इलेक्ट्रॉन हैं। 6 - 2 - 3 = +1। क्लियर? तो ऑक्सीजन परमाणु 2 पर फॉर्मल आवेश +1 का है। उसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु 3 पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। कितने बंध बनाया है? 1 बंध, तो उसमें सहभाजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। 6 - 1 = -1, इस पर फॉर्मल चार्ज आ गया। तो आपने देखा कि कैसे अणु में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश निकाला जाता है, किंतु अभी तक हम लोग को परिभाषा का ज्ञान नहीं हुआ है। आइए मैं परिभाषा लिख देता हूं, उसे आप लोग देख लें। सहसंयोजी अणु में सहसंयोजी अणु में परमाणु का अष्टक पूरा न होने की स्थिति में केंद्रीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। सहसंयोजी अणु में परमाणु का अष्टक न पूरा होने की स्थिति में केंद्रीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण संगत परमाणुओं पर आवेश उत्पन्न होता है। जिसे फॉर्मल आवेश कहते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? हमेशा ये जानिए कि फॉर्मल आवेश संकल्पना केवल सहसंयोजकी गुण पर आधारित है। यह कभी भी किसी परमाणु पर वास्तविक आवेश को पृथक नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करता। यह केवल आबंधन के समय परमाणु द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर आवेश को प्रकट करता है। जब एक या एक से अधिक लुईस संरचनाएं होती हैं, ऐसी स्थिति में फॉर्मल आवेश द्वारा स्थायी संरचना की पहचान की जाती है। स्थायी संरचना वही संरचना है जिस पर न्यूनतम फॉर्मल आवेश होता है। ध्यान रखें, इस अणु का नेट आवेश 0 है। इस अणु का नेट आवेश 0 है। तो ये रहा फॉर्मल आवेश संकल्पना और संबंधित तथ्य। अब हम जाते हैं अनुनाद पर। फॉर्मल आवेश संकल्पना के बाद अब हमारा टॉपिक है अनुनाद। अनुनाद प्रक्रिया को समझने के लिए पहले हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन की संरचना पर विचार करते हैं। इसकी लुईस संरचना में देखें,
फॉर्मल आवेश संकल्पना के पश्चात अब हमारा टॉपिक है अनुनाद। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं एक उदाहरण के द्वारा। यहां पर हम उदाहरण ले रहे हैं कार्बोनेट आयन और उसकी लुईस संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। क्लियर? अब क्या है, कार्बोनेट आयन की आप लुईस संरचना ये देख पा रहे हैं। अगर कार्बोनेट आयन की ये संरचना संभव है और तीनों ऑक्सीजन परमाणु आइडेंटिकल हैं, यानी कि समान है, तो इस संरचना को कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्लियर? यहां पर तीन संरचनाएं, तीन लुईस संरचनाएं संभव है। आपको बता दें तीनों लुईस संरचना की विशेषता क्या है। यहां पे ऑक्सीजन नंबर 1 2 3, ऑक्सीजन नंबर 1 2 3, ऑक्सीजन नंबर 1 2 3। अब इस तीनों लुईस संरचना की एक विशेषता है। सबसे पहली विशेषता यह है कि परमाणुओं की स्थिति स्थिर है। परमाणुओं की स्थिति यथावत बनी है। तीन भिन्न भिन्न संरचनाएं भले हैं, लेकिन तीनों ही संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति यथावत है और परिवर्तनशील। दूसरा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, 2 4 6, 2 4 6, 8 10 12 14 16, 2 4 6 10 6 16, 4 6 10 6 16, यानी कि किसी भी स्थिति में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यथावत है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यथावत है। क्लियर हो गया? ये दो चीजें प्रत्येक संरचना में स्थिर है और परिवर्तनीय है। लेकिन तब हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये तो इंपॉर्टेंट फीचर रहा। हो क्या रहा है, आप देखो, पहले संरचना में आवेश पहले परमाणु और तीसरे परमाणु पर था। संरचना 2 में आवेश पहले और दूसरे परमाणु पर था। संरचना 3 में आवेश दूसरे और तीसरे परमाणु पर था। या यूं हम कहें कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहा है। रसायन में इसे हम लोग घूम रहा है नहीं कहेंगे, इसके लिए एक अलग टर्म है। हम लोग इसको कहेंगे आवेश का विस्थानीकरण हो रहा है। क्लियर? एक और चीज देखने लायक है, जहां पहले संरचना में पाई बॉन्ड, ये एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। पाई बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन के बीच है। वहीं संरचना 2 में तीसरे ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन के मध्य है। वहीं संरचना 3 में पहले ऑक्सीजन परमाणु और कार्बन के मध्य द्विबंध है। ये बात क्लियर हो गई? तो बच्चों, ये जानने वाली बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन का भी विस्थानीकरण हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है।
अब यहां पे दो क्वेश्चन निकल करके आते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है। बच्चों, जब एक पदार्थ की एक से अधिक लुईस संरचनाएं होती हैं और वे परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती हैं, इस घटना को अनुनाद कहते हैं। या यूं कहें, अनुनाद वह घटना है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन और आवेश का विस्थानीकरण होता है, किंतु इन दोनों ही स्पीशीज का विस्थानीकरण होने के बाद भी परमाणु की स्थिति भी बनी रहती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बनी रहती है। दूसरा प्रश्न यह आता है कि आखिर एक ही पदार्थ की इतनी ढेर सारी संरचना देने का क्या आशय है। बच्चों, जानो कि जब एक ही पदार्थ की कई लुईस संरचनाएं होती हैं तो प्रत्येक संरचना द्वारा उस यौगिक के समस्त गुणों का ज्ञान नहीं हो पाता। प्रत्येक संरचना यौगिकों के गुणों में बराबर का योगदान देती है, किंतु किसी भी एक संरचना द्वारा यौगिक के समस्त गुण का ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए इन संरचनाओं को अनुनादी संरचना कहते हैं और इन संरचनाओं का मध्यमान अनुनादी संकर कहलाता है। अनुनादी संकर ही इस कार्बोनेट का वास्तविक संरचना होगा। कैसे लिखेंगे देखें। दर्शा रहा है कि पाई बंध न ही इस स्थिति में है पूर्णतः, न ही यहां पर पूर्ण रूप से है और न ही यहां पर पूर्ण रूप से है। क्लियर? तो यह जो संरचना है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण दर्शाया गया है तीनों ही परमाणुओं पर, इस संरचना को अनुनादी संकर कहते हैं और इस संरचना द्वारा इस यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या हो सकती है। अब आप पूछेंगे कि कौन से गुणों की व्याख्या हो पाती है। आइए इसके लिए डाटा देखते हैं। आप देख पा रहे हैं संरचना एक में दर्शाया गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। दूसरी संरचना में भी यही स्थिति है, लेकिन तीसरी संरचना में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु एक में द्विक बंध आ गया। अब किसी भी अगर संरचना स्थिर है, एक ही लुईस संरचना है, तो दो परमाणुओं के बीच बंधों की संख्या भी स्थिर रहेगी। तो आप देखें कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्डेड प्रॉपर्टी भी है और डबल बॉन्डेड प्रॉपर्टी भी है। बॉन्ड ऑर्डर द्वारा बंध की सभी प्रकृति का ज्ञान हो जाता है। जैसे कार्बन एक और ऑक्सीजन के बीच पहले संरचना में एक बंध, दूसरी संरचना में एक बंध, तीसरी संरचना में दो बंध और कुल मिलाकर के 3 संरचनाएं हैं, इसलिए 4/3 1.33। अब ये वैल्यू बता रही है कि इस पूरी संरचना में कार्बन ऑक्सीजन के बीच न ही प्योरली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, न ही प्योरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसे और स्पष्ट रूप से समझने के लिए आइए ओजोन अणु का उदाहरण लेते हैं। ओजोन अणु। अब ओजोन अणु की संरचना में कुछ ऐसी स्थिति है और इसका दूसरा संरचना कुछ ऐसा बनेगा। पहली संरचना, दूसरी संरचना और जो मध्यमान संरचना है, जो वास्तविक संरचना है, वो कुछ ऐसे बनेगा। और इसमें दिखा रहा है कि पाई बंध की स्थिति एक जगह नहीं है। क्लियर हो गया? इसको और स्पष्टता से लिख देते हैं।
अब ये संरचना ये बता रही है कि पाई बंध दोनों ही दो, जैसे कि इसे ऑक्सीजन नंबर 1, 2 और 3 ले लें तो 1, 2 के बीच भी और 2, 3 के बीच भी। क्लियर? अभी क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड लेंथ जो है वो 121 पिकोमीटर। क्लियर हो गया ये चीज? लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ओजोन अणु के दो ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है तो ये 128 आया। अब आप ही बताओ, अगर ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होता तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होता, या प्योरली अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता तो 121 पिकोमीटर होता। लेकिन यहां पर न ही ये प्योरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है, न ही प्योरली ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखा रहा है, ये सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच का कैरेक्टर दिखा रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर आ गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमने जाना क्या? हमने ये जाना कि यदि किसी अणु की एक से अधिक लुईस संरचनाएं संभव हों उस स्थिति में यदि किसी अणु की एक से अधिक लुईस संरचनाएं संभव हों उस स्थिति में एक संरचना द्वारा यौगिक के समस्त गुणों का ज्ञान नहीं होता। यौगिक के समस्त गुणों का ज्ञान नहीं होता। और समस्त संरचनाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं। इस घटना को अनुनाद कहते हैं तथा संरचना को अनुनादी संरचना कहते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? अब ये तो उसकी परिभाषा होगी। ऊपर दो गुण दे दिए। ऊपर हम लोगों ने गुणों के आधार पर समझा अनुनाद को, फिर उसकी परिभाषा देखी। लेकिन बच्चों, केवल बॉन्ड लेंथ ही एक गुण नहीं है जो कि एक संरचना द्वारा नहीं समझाया जा सकता। और भी बहुत ढेर सारे गुण हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। जैसे ये बेंजीन अणु है, ये बेंजीन अणु है। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिए। पहले 1 2 के बीच था, अब 2 3 के बीच है, अब 4 5 के बीच है, अब 1 6 के बीच है। और इसका जो अनुनादी संकर है वो कुछ ऐसा है। अब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करो। कुल 2 संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाएं हैं, और प्रत्येक 2 परमाणुओं के बीच कभी एक बंध है, कभी 2 बंध है, कभी यहां पे दुग बंध, यहां पे कभी सिंगल बॉन्ड। तो ये 3/2 = 1.5, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है। यानी कि यहां पे नहीं प्योरली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, न ही प्योरली सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही देखो। अगर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन लाइक एल्केन, तो उसका प्रॉपर्टी होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया उसका प्रमुख गुण होता है। अगर मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, मल्टीपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है,
क्लियर? जैसे कि एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, उसकी प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। तो अभी क्या है, अगर यहां पे अगर डबल बॉन्ड, प्योरली डबल बॉन्ड करेक्टर होता तो केवल बेंजीन सिंगल एडिशन रिएक्शन शो करता। अगर प्योरली सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता तो बेंजीन केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, बेंजीन एडिशन रिएक्शन भी शो करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड करेक्टर भी है और सिंगल बॉन्ड करेक्टर भी है। तो अनुनाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक से अधिक लुईस संरचना परस्पर एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं। प्रत्येक संरचना को अनुनादी संकर कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, और प्रत्येक संरचना यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। इसलिए इन संरचनाओं का मध्यमान ही अनुनादी संकर जो होता है वही वास्तविक संरचना है, उसी के द्वारा समस्त गुणों की व्याख्या की जाती है। आइए अनुनाद बिंदु के बाद हम देखते हैं फाजान्स रूल। अनुनाद के बाद अब हमारा टॉपिक है फाजान्स रूल। फाजान्स का नियम हमारा टॉपिक है। पहली चीज मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड दो टाइप के हैं, एक आयोनिक बॉन्ड है और एक कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन आप जान लीजिए कि कोई भी आयोनिक बॉन्ड प्योरली आयोनिक नहीं होता, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर होगा, और आयोनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। फाजान्स रूल में हम लोग जानेंगे कि एक आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप करता है। एक आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप करता है। फाजान्स रूल क्या बताता है, आयनिक बंध में सहसंयोजकीय गुण बताता है। क्लियर हो गया ये बात? लेकिन हम आयनिक बंध और सहसंयोजकीय बंध से क्या समझते हैं? एक आयनिक बंध में क्या होता है कि एक कैटायन एक एनायन को इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर कर लेता है, जो कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि एक आयनिक बॉन्ड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, कंप्लीट ट्रांसफर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एलिमेंट ए है, उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है एलिमेंट बी में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एंटर कर गया है। इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन बी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एंटर कर चुका है, प्योरली एंटर कर चुका है। ठीक है, तो ये तो कैरेक्टर है आयनिक बॉन्ड का। आयनिक आबंध की स्थिति में, आयनिक आबंध में इलेक्ट्रॉन आधातु के इलेक्ट्रॉन मेघ में पूर्ण प्रवेश कर लेता है। ये प्योर आयनिक कैरेक्टर है, यहां पे आइडियल कंडीशन है। ठीक, एंड व्हाट अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड? सपोज करो कि कोई एलिमेंट सी है, कोई एलिमेंट डी है, क्लियर, और उसके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो जो कोवैलेंट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, वो ठीक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के मध्य में होते हैं। फिर से आप ध्यान दो कि साझे के इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के मध्य में होते हैं।
ये आइडियल कंडीशन है आयनिक बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड का। लेकिन हम लोग दो कंपाउंड पर विचार करते हैं, आइए देखते हैं। दो कंपाउंड पर विचार कर लेते हैं, एक Al I3 का, एक AlF3 का। ठीक, अब Al I3 में क्या होना है, आयनिक बॉन्ड बनेगा Al3+ और 3I-, रेस्पेक्टिवली यहां पे भी Al3+, 3F-, ये आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। स्ट्रक्चर पे जरा गौर करते हैं। आयोडीन के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम का साइज छोटा है। क्लियर? एल्यूमिनियम के कंपैरिजन, आयोडीन के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम का साइज बहुत छोटा है और एल्यूमिनियम का साइज रिस्पेक्टिवली बहुत बड़ा है। क्लियर? अगर आयोडीन का साइज बड़ा है, ऐसी स्थिति जो इलेक्ट्रॉन आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एंटर किया है, एल्यूमिनियम का जो भी इलेक्ट्रॉन आयोडीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एंटर किया है, वो आयोडीन के न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड है। क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बहुत फीबल होगा, बहुत कम होगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से। क्लियर? ये यहां पे स्थिति है। इधर की बात देखते हैं। यहां पे कंपैरेटिवली फ्लोरीन की तुलना में एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। क्लियर? और फ्लोरीन एटम का साइज छोटा है। यहां पे जो फ्लोरीन के आउटर इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एल्यूमिनियम का जो भी इलेक्ट्रॉन गया है, वो फ्लोरीन के न्यूक्लियस से बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड है, क्योंकि साइज फ्लोरीन का छोटा है और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बहुत हाई होगा। इसलिए आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन गया है एल्यूमिनियम का, वो बहुत स्ट्रांगली हेल्ड है फ्लोरीन के न्यूक्लियस से। अब यहां पर देखना है क्या होता है। एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है वह, यहां देखें आप, ये आयोडीन है और ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो नाभिक है वो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्लियर? ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन मेघ का ध्रुवण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मेघ का ध्रुवण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कैटायन के न्यूक्लियस की ओर शिफ्ट हो रहे हैं और जो एनायन का जो न्यूक्लियस है थोड़ा किनारे शिफ्ट हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में दो पोल डेवलप हो जा रहा है। इसको हम लोग ध्रुवण कहेंगे और इसको कुछ ऐसे कहेंगे कि धनायन द्वारा ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ का, ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ का ध्रुवण हो जाता है। क्लियर ये चीज? तो इस ध्रुवणता के कारण ही इस आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर डेवलप कर जाता है। जैसे आप देखो क्या हुआ है। हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जो आइडियल आयनिक बॉन्ड का कंडीशन है उसमें जो मेटल होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। क्लियर हो गया ये? कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो एटम जिनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड डेवलप हो रहा है, वहां पर अगर आइडियल कंडीशन है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के ठीक बीच में रहेंगे। ये आइडियल कोवैलेंट कैरेक्टर है। हमें ये जानना है
कि क्या आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। इसके लिए हम लोगों ने दो कंपाउंड लिए, एक एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड, एक एल्यूमिनियम ट्राई फ्लोराइड। ऐसे कंडीशन में हमने देखा कि एल्यूमिनियम ट्राई आयोडाइड में देखा कि कैटायन इज वेरी स्मॉलर देन anion, the size of anion. In case of aluminium trifluoride, the size of cation is much bigger in comparison to the size of anion. जब cation छोटा था तो उसने anion के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित किया, जिससे कि anion का ध्रुवण हो गया। ध्रुवण करने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब आकर्षित हो रहा है नाभिक द्वारा, कैटायन के नाभिक द्वारा, तो एनायन का साइज डिफॉर्म हो जा रहा है, विकृत हो जा रहा है। इस विकृति को ही हम लोग ध्रुवण कहेंगे, और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि धनायन द्वारा इलेक्ट्रॉन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन में का ध्रुवण हो जाता है। इस कारण से आयनिक आबंध में सहसंयोजकी गुण डेवलप हो जाता है। अब हमें जानना है वे कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक बंध में सहसंयोजकी गुण उत्पन्न करते हैं। सबसे पहला आप देख रहे हैं, इस केस में ही पॉसिबल है पोलराइजेशन, और इस केस में साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। या फिर हम कहें कि साइज ऑफ एनायन शुड बी स्मॉलर। Size of anion will be bigger. Anion will be bigger. और तीसरा चीज है कि कैटायन should have noble gas configuration. कि धनायन ऐसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने के पश्चात जब वो धनायन बनता है वो परमाणु, तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, और ऐसे केस में कभी भी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप नहीं कर सकता। जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं तो डी ब्लॉक के तो जैसे कि मैं आयरन ले लेता हूं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +2+3 होता है। आयरन 26 है एटॉमिक नंबर उसका। सपोज करो उसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, लॉस कर दिया, तो उसमें टोटल जो है वो 24 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 24 इलेक्ट्रॉन किसी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसे कंडीशन में जहां भी ट्रांजिशन एलिमेंट है और उससे रिलेटेड अगर आयोनिक कंपाउंड है तो डेफिनेटली उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर तो डेवलप होगा ही होगा। तो ये रहा फजान्स लॉ के बारे में ढेर सारी बातें। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। फजन्स लॉ के बाद अब हमारा टॉपिक है आबंध ध्रुवणता। तो आइए देखते हैं कि आबंध ध्रुवणता क्या है और ये क्या बताता है। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी बॉन्ड प्योरली कोवेलेंट नहीं होता, नहीं प्योरली आयोनिक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयोनिक कैरेक्टर होता है और आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो फजान्स लॉ में हमने देखा कि कैसे आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करता है। आबंध ध्रुवणता में हम देखेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर होता है और उसकी माप कैसे की जाती है और जो भी तरीका है मापने का उससे और क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो आबंध ध्रुवणता क्या है? जैसे कि जो होमोन्यूक्लियर एटम होते हैं,
होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि समपरमाणविक अणु अगर हम लें, समपरमाणविक अणु जैसे कि H2 ले लें, O2 ले लें, ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, प्रत्येक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता समान है। क्लियर? अब विद्युत ऋणात्मकता समान है अर्थात इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता भी समान होगी, अतः दोनों समान रूप से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे और ऐसी स्थिति में जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वह ठीक परमाणुओं के नाभिकों के मध्य में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किसी और संभव नहीं है अगर हम लोग एक्सटर्नल कंडीशन न अप्लाई करें तो। लेकिन जब हम विषम परमाणविक अणु लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लिया सपोज करो मैंने, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा माइग्रेट करेगा किसकी ओर, फ्लोरीन की। ऐसे कंडीशन में फ्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि विषम परमाणविक अणु जहां पर पदार्थों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर होता है वहां इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अधिक विद्युतीय पदार्थ की ओर हो जाता है। ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में परमाणुओं पर संगत आवेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न होने के पश्चात या आवेश उत्पन्न होने की घटना ध्रुवता कहलाती है। आवेश उत्पन्न होने की घटना ध्रुवता कहलाती है। ध्रुवता के कारण ही आवेश उत्पन्न हुआ है। ये जो ध्रुवता है उसे विध्रुव आघूर्ण द्वारा मापा जाता है। इसे हम ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो है वे आवेश, विध्रुव आघूर्ण, आवेश और आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको डी से सिंबलाइज किया गया किताब में तो यहां पे डी लिख देते हैं। ठीक, विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाई होता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि सहसंयोजकी बंधों में भी आयनिक गुण होता है। ऐसा तब होता है जब ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनते हैं। अब ये ध्रुवीय सहसंयोजक बंध क्या होता है? ऐसा अणु जिसमें परमाणु की प्रकृति अलग अलग होती है, तत्व अलग अलग होते हैं, तो अधिक विद्युतीय पदार्थ सांझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण परमाणुओं पर संगत आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो अधिक विद्युतीय है उसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और जो कम विद्युतीय है उस पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यह आवेश की उत्पत्ति ध्रुवता के कारण होती है और ध्रुवता की माप विध्रुव आघूर्ण की सहायता से की जाती है। विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिबाई होता है, जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वन डिबाई इज इक्वल्स टू is equals to 3.33 into 10 की पावर negative 30 कूलम मीटर। ठीक है, 1 डिवाइड का ये फॉर्मूला होता है और उसका वैल्यू परिमाण इतना होता है। ठीक है,
डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। और इसे कुछ इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तीर के क्रॉस वाला हिस्सा जो होता है वह धनावेशित स्पीशीज पर होता है, और जो तीर का जो मुख होता है वो ऋणावेशित स्पीशीज की ओर होता है। यह जो नोटेशन है वह फिजिक्स के नियमों के विपरीत है। फिजिक्स में इसका ठीक उल्टा होता है। क्लियर हो गया? यह तीर ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हाइड्रोजन परमाणु से की ओर से फ्लोरीन परमाणु तक हुआ है। क्लियर हो गया ये बात? अब डाइपोल मोमेंट जो है एक सदिश राशि है, तो इसका योग भी एक सदिश योग होगा। ध्यान रखें कि प्रत्येक आबंध का अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण होगा, किंतु किसी भी अणु का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा सभी आघूर्णों का वेक्टर योग होगा। जैसे अगर हम जल की बात करें, जहां ऐसी स्थिति है, क्लियर, वहां OH बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट 1.5D है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पूरे अणु का जो डाइपोल मोमेंट है वो 3D हो जाए, 1.5 + 1.5D हो जाए। ये वेक्टर एडिशन होगा, इसलिए H2O अणु का कुल डाइपोल मोमेंट जो होगा, H2O अणु का डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.85D है। क्लियर हो गया ये चीज? H2O अणु का जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो 1.85D है। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ बातें। आइए देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट की सहायता से कैसे अणुओं की आकृति पता की जाती है। आपके स्क्रीन पर अणु दिए गए हैं, उनके डाइपोल मोमेंट का मान दिया गया है और संबंधित आकृति दी गई है।